जय हिंद। आज हम लोग जो है देखने वाले हैं दूसरा चैप्टर अम्ल क्षारक और लवण। अम्ल क्षारक और लवण देखने वाले हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका हूं, यानी पहला केमिस्ट्री का पहला लेसन का एमसीक्यू, फर्स्ट लेसन का एमसीक्यू 2 पार्ट में है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उस वीडियो को देखिए और उस पर जो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। पर जो है चैप्टर वाइज जो है ऑब्जेक्टिव सोल्व कराया जा रहा है, जो काफी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई चैप्टर आप पढ़े होंगे तो यहाँ से जो है उसका ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल रहा है चैप्टर वाइज, जो सीधे जो है आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को यहाँ से प्रश्न मिलता है। और आप याद रखिएगा, जब भी मैं बताता हूँ एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम 5-6 क्वेश्चन जो है अवश्य बताता हूँ। तो आप लोग जो ये जो वीडियो है काफी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें काफी मेहनत लगा हुआ है बनाने में। दूसरी बात यह है कि 2 वीडियो में डाला था, वो दोनों वीडियो पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मैं आप लोगों से आशा रखता हूं कि आप लोग आगे भी ऐसा ही सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है। और मेरा चैनल का नाम है सिराज आलम ऑफिशियल। इस पर जो है आप लोग जो है अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए, ठीक है। आप लोग जो है इस पर जो है कमेंट करते रहिए। और मुझे नहीं पता था कि मेरे कोचिंग के बच्चे इतने जो हैं मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं और एक दिन में जो है इतना ज़्यादा इसका वॉच टाइम बढ़ा देंगे, चाहे सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं। उन लोगों के लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को। और जो लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कोई विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो समझिए पीएच क्या होता है। तो पीएच क्या है, तो एक स्केल बनाया गया है अम्ल और क्षारक को मापने के लिए। अम्ल और क्षारक को मापने के लिए एक स्केल तैयार किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। याद रखिएगा, ये जो पीएच स्केल होता है ये कहां से कहां तक होता है, तो 0 से लेकर 14 तक होता है और इसके बीच में रहता है 7, ठीक है। तो 0 से 7 तक जो होता है वह अम्ल होता है। अगर इसके बीच में कोई आएगा तो हो जाएगा अम्ल। और 7 से लेकर 14 तक जो होगा वह होगा क्षारक। ये आपको ध्यान में रखना है। और सुनिए, और जो 7 नंबर पर जो जिसका पीएच मान 7 होगा वह क्या होगा, तो वह हो जाएगा उदासीन। ये ध्यान में रखना है आपको कि वह होता है उदासीन, ठीक है। अब यहाँ समझिए अम्ल और क्षारक के बारे में कुछ और बातें समझिए। यहाँ पर कह रहा है अम्ल के बारे में आप याद रखिएगा। अम्ल अम्ल के बारे में क्या याद रखिएगा, पहला, अम्ल जितने भी होते हैं अम्ल ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, ये ध्यान रखना है। और इनका पीएच मान जो होता है, इनका पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। और ये जो है जलीय विलयन में H+ आयन या जिसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं, ठीक है। और ये याद रखिएगा, ये जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके अम्ल धातु से अभिक्रिया करके अम्ल क्या बनाते हैं, लवण व हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। लवण व हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन गैस आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी अम्ल होता है तो जो धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। इसके बारे में याद रखिएगा, जितने भी अम्ल होते हैं नीले लिटमस पत्र को, नीले को याद रखिएगा, नीले को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो यहाँ से ये मत समझिएगा कि एक ही ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, यहाँ से कितना ऑब्जेक्टिव बता दिए। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल जो है जलीय विलयन में H+ या H3O+ जिसको हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है, तो ये हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं। धातु के साथ अभिक्रिया करके
लवण व हाइड्रोजन गैस देते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। उसी तरह से देखिए क्षारक जो होते हैं, क्षारक के बारे में आप याद रखिएगा। जो क्षारक होते हैं इसके बारे में आप क्या याद रखिएगा, तो जो क्षारक होते हैं ये जो है स्वाद में कड़वे होते हैं, इनका स्वाद याद रखिएगा कड़वा होता है। दूसरा आप याद रखिएगा ये जो है इनका पीएच मान, उसी तरह से मुस्लिम इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट आप याद रखिएगा, ये जल में H+ आयन देते हैं और ये जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोनियम आयन देते हैं। और चौथा इसके बारे में, क्षारक के बारे में आप याद रखिएगा, जो क्षारक होते हैं, ठीक है, वह धातु के साथ अभिक्रिया करके सेम प्रोडक्ट देते हैं, लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और जो क्षारक होते हैं यहाँ पर याद रखिएगा उल्टा होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है। एक ट्रिक आपको बताते हैं, याद रखिएगा अम्ल के बारे में, एक याद रखिएगा तो दूसरा अपने आप याद रहेगा। एक व्यक्ति का नाम याद रखना है अनिल। अनिल क्या है तो याद रखिएगा अम्ल नीले को लाल करेगा, अम्ल नीले को लाल करेगा, तो क्षारक क्या होगा तो लाल को नीला करेगा, लाल को नीला करेगा। तो यहाँ देखिए सवाल पूछ रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका मतलब लाल को नीला कर रहा है तो क्षारक होगा। अभी बताए जो क्षारक होगा उसका पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ आप गौर से देखिए, यहाँ पर जो होगा डी नंबर ऑप्शन जो होगा 7 से अधिक है, तो यही जो हो जाएगा। ये क्या होगा, 1 नंबर तो अम्ल होगा, 1 नंबर भी अम्ल होगा, 2 नंबर भी अम्ल होगा, 3 नंबर भी क्या होगा, एक अम्लीय होगा, 4 जिसका पीएच मान 4 रहेगा वह भी अम्लीय होगा, और 5 जिसका पीएच मान रहेगा वह भी अम्लीय होगा, 10 जिसका पीएच मान है वह क्षारीय होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ लिख भी दिए हैं, यहाँ पर लिखे नहीं, एनसीईआरटी का क्लिप काट कर लाए हैं, आप यहाँ से गौर से पढ़ सकते हैं। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच मान 7 होता है, आप याद रखिएगा उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होगा। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा, 7 से कम जिसका रहेगा वह अम्लीय होगा, और 7 से अधिक जिसका रहेगा वह क्या होगा क्षारीय होगा, क्षार को दर्शाएगा। आप याद रखिएगा यहाँ पर बनाया हुआ है, या देख सकते हैं आप एनसीईआरटी को जो है देख सकते हैं, हम कोई भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सब एनसीईआरटी पर आधारित है, सारा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी पर आधारित है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है दूसरा, एसिटिक अम्ल का तलु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। तो एसिटिक अम्ल क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले आप याद रखिएगा जो एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सिरका में। एसिटिक अम्ल का स्रोत क्या है, तो सिरका। एसिटिक अम्ल का स्रोत क्या है, तो सिरका होता है। तो याद रखिएगा एसिटिक अम्ल जो होगा ये सिरका सा गंध देगा, तो यह सिरका सी गंध देता है, या प्याज सी गंध देता है, या सड़े अंडे सी गंध देता है, कि सड़े मांस की तरह गंध देता है। तो एसिटिक अम्ल जो होता है वह सिरका सा गंध देता है, यानी पहला आपका जो है आंसर सही होगा। प्याज में याद रखिएगा, प्याज आ गया तो याद रखिएगा प्याज में जो अम्ल पाया जाता है उसको कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड सिर्फ प्याज में ही नहीं पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में भी पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, तो ये विटामिन सी में, विटामिन सी में भी जो है आप याद रखिएगा एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। सड़े अंडे सी गंध किसका होता है, तो सड़े अंडे सी गंध जो होता है वह होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का, जिसको H2S बोलते हैं। इसका जो गंध होता है सड़े अंडे की तरह होता है। ठीक है।
सड़े मांस की गंध तो खैर अलग बात है, लेकिन सड़े अंडे से गंध किसका होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो देखिए इसमें कितना क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? तो एल्कोहल में ध्यान रखना है, एल्कोहल में आयोडीन की पत्ती एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन का कुछ बूंद डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? तो उसका रंग हो जाता है नीला काला। ये इस चैप्टर का प्रश्न नहीं है, आगे के ये जो बायो में देखेंगे इसको, अभी इसको यहीं पर रहने देते हैं। अभी फिलहाल में इसको याद रखिएगा, इसको नीला काला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं? तो जब हमारे पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जब हमारे पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तो हम क्या करते हैं? किसी क्षारक का उपयोग करते हैं और उस क्षारक को बोलते हैं एंटा एसिड। किसी एंटा एसिड का उपयोग करते हैं। तो एंटीबायोटिक का उपयोग नहीं करते हैं, एनाल्जेसिक का उपयोग नहीं करते हैं, एंटा एसिड का उपयोग करते हैं, एंटीसेप्टिक का भी उपयोग नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एंटा एसिड, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इसको एंटा एसिड ही बोला जाता है। एंटे एसिड ऐसा ही शायद लिखा जाता है, इसका इंग्लिश होगा आगे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये दिखा रहे हैं अभी आपको, याद रखिएगा। एंटा एसिड क्या होता है? तो हमारे पेट में जो अम्ल की मात्रा बढ़ी हुई है उसको जो है उसके प्रभाव को कम कर देता है। आप अगर किसी व्यक्ति के पेट में एसिडिटी की मात्रा बढ़ी हुई है तो हम वहां पर क्या दे सकते हैं? तो कोई क्षारक दे सकते हैं, जैसे MgOH का होल ट्वाइस, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। चाहे आप वहां पर उसको क्या दे सकते हैं? तो इनो पिला दीजिए। इनो जो होता है ये भी एक क्षारक है। चाहे उसको कोई बेकिंग सोडा दीजिए खाने के लिए, NaHCO3, ये भी एक क्या होता है? क्षारक होता है। तो ये हम दे सकते हैं, ये तीनों आप याद रखिएगा, ये तीनों एंटा एसिड का उदाहरण है, एंटा एसिड का उदाहरण है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, यहाँ लिखे भी है हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान। तो कह रहा है कि हमारा जो पाचन तंत्र होता है उसमें जो हमारा जो अमाशय होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक है। अपच की स्थिति में उदर यानी पेट, अमाशय अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटा एसिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। इस अध्याय के आरंभ में छोड़िए ये उपचार अपने आप से सुनो। एंटा एसिड अम्ल की अधिक की मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, अभी देखे हैं MgOH का होल ट्वाइस जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग करते हैं। ये नहीं कि प्रबल क्षारक का उपयोग कर लेंगे, NaOH पी लेंगे, NaOH पी लेंगे तो सीधे खत्म ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। देखिए कोई भी उदासीन विलयन होगा तो उसका पीएच मान क्या होगा, समझिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए 0 से लेकर 14 तक दिया हुआ है। ठीक है, 7 से कम रहेगा तो वह क्षारक, वह अम्ल होगा। याद रखिएगा 7 से जो कम होगा उसको कहेंगे अम्ल, ये अम्ल होगा। 7 से जो अधिक होगा उसको बोलेंगे क्षारक। और उदासीन पीएच का मान आपको याद रखना है, वह 7 होगा। ठीक है, 7 किसका मान होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। जठर रस जो होता है जिसको हम लोग HCl बोलते हैं, इसका पीएच मान 1.2 होता है। नींबू के रस का पीएच मान आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, तो लगभग 2.2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको दुर्बल क्षारक कहा जाता है, तो MgOH का होल ट्वाइस, इसका पीएच मान 7 होता है। और जो 14 किसका होता है, तो जो सबसे खतरनाक एसिड है प्रबल क्षारक, जिसको हम लोग बोलते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 होता है,
ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो हमारा रक्त होता है उसका पीएच मान 7.0 से लेके 7.4 या 8 तक काम करता है। किसी किसी किताब में 8 दिया है, किसी में 4 दिया है। ठीक है, 7.4 तक कार्य करते हैं। एनसीईआरटी में 7.4 दिया है, तो यही हम मानकर चलेंगे। तो इसका पीएच मान 7.0 से 7.4 तक के बीच में कार्य करता है। इससे ज्यादा अगर हमारा शरीर का पीएच मान होगा तो हमारा शरीर क्षारीय हो जाएगा, या इससे कम होगा तो हमारा शरीर अम्लीय हो जाएगा। चाहे हमारे शरीर का पीएच मान अम्लीय हो चाहे क्षारीय हो, दोनों ही खतरनाक है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका पीएच मान 7 होगा। कोई भी उदासीन विलयन होगा तो उसका पीएच मान 7 होगा। किसका होता है, तो NaCl का भी मान याद रखिएगा 7 होता है। ठीक है, और किसका पीएच मान 7 होता है, तो शुद्ध जल जिसको आश्वित जल बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं, उसका पीएच मान याद रखना है 7 होता है। आश्वित जल का पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर निम्नांकित में से कौन लवण है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। लवण क्या होता है, तो जो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से जो बनता है उसे लवण कहते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये क्या है, HCl क्या है, तो ये एक अम्ल है और इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये तो अम्ल है। NaOH क्या है, तो NaOH एक जो है क्षारक है, और ये दोनों याद रखिएगा, एगो प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षारक है। ठीक है, ये NH4, यहाँ गलती हो गया, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये भी एक क्षारक है। लेकिन आप याद रखिएगा ये जो K2SO4 है, पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं K2SO4 को, ये क्या है, तो ये एक लवण है। ये एक लवण है, पोटेशियम सल्फेट एक लवण है। तो यहाँ सवाल में पूछा है कि लवण कौन है, तो ये C नंबर जो हो जाएगा ये हमारा लवण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये तीसरा चैप्टर से क्वेश्चन दे दिया है, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने से आयरन ऑक्साइड बनता है। और इसका याद रखिए, कोई भी लाल तप्त आयरन है, लाल तप्त लोहा जिसको बोल सकते हैं, लाल तप्त लोहा, और हम इस पर क्या कर रहे हैं, जल डाल रहे हैं, और ये गर्म है। याद रखिएगा ये क्या है, गर्म है। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, तो Fe3O4 प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये ध्यान रखना है, लाल तप्त लोहा पर जल डालने से Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ इसको जो है संतुलित कर सकते हैं। यहाँ पर आयरन कितना है, यहाँ पर आयरन 1 है और यहाँ पर आयरन 3 है, तो इसके पीछे यहाँ 3 लगा दीजिएगा, तो ठीक है, आयरन बराबर हो जाएगा। ऑक्सीजन इधर 4 है और इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4 दूनी 8, तो यहाँ ऑक्सीजन को करना पड़ेगा 8, तो यहाँ 4 से गुणा कर दीजिएगा, तो ये तीनों ये जो है संतुलित हो जाएगा। तो याद रखिएगा आयरन ऑक्साइड बनता है, और ये कौन सा आयरन ऑक्साइड बनता है, तो ये आयरन थर्ड ऑक्साइड बनता है। आयरन थर्ड ऑक्साइड इसको कहते हैं, आयरन थर्ड ऑक्साइड। इसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, इसको हम जो है फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, फेरिक ऑक्साइड। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल कह रहा है, 8वां नंबर सवाल कह रहा है, हमारे शरीर में पीएच कितने प्रास के बीच कार्य करता है। तो अभी बताएं, हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है, तो इसमें तो 7 से 7.4 होता है, 7.4 तक होता है, लेकिन इसमें 8 दिया है, तो यही मानकर चलेंगे, ये भी सही है, इतना चलता है। 7.8 तक के बीच में कार्य करता है हमारे शरीर का पीएच मान। ठीक है, तो 7 से 7.8 आपको याद रखना है। बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है, तो देखिए बेकिंग पाउडर, ये थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन जो है गलत नहीं कर सकते हैं। बेकिंग सोडा एक होता है, बेकिंग सोडा,
और एक होता है बेकिंग पाउडर, दोनों में फर्क है। बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है वह होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। आप याद रखिएगा ये जो होता है बेकिंग सोडा, इसमें जब हम क्या मिला देते हैं, टार्टरिक अम्ल, कोई दुर्बल अम्ल जब इस टार्टरिक कोई दुर्बल अम्ल जब इसमें मिला देते हैं तब किसका निर्माण होता है, तब निर्माण होता है बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। तो ठीक है, ये भी चल जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से यही सही है। तो यहाँ पर NaHCO3, Na2CO3 जो है ये याद रखिएगा, ये जो है सोडा ऐश के नाम से जाना जाता है, इसको सोडा ऐश या सोडा राख के नाम से इसको जाना जाता है, सोडा राख के नाम से इसको जाना जाता है, ध्यान में रखना है। लेकिन इसी में हम अगर 10H2O मिला देंगे, जल का 10 अणु मिला देंगे, तो ये आपका हो जाएगा ये धावन सोडा का सूत्र या वॉशिंग सोडा का सूत्र। CaCO3 जो होता है, CaCO3 के बारे में याद रखिएगा, ये संगमरमर का सूत्र होता है, संगमरमर का सूत्र होता है। उसके अलावा ये जो होता है आपका खड़िया, जिसको चौक बोलते हैं, ये खड़िया का सूत्र होता है। साथ ही साथ आप याद रखिएगा ये जो है अंडा, अंडे के कवच का सूत्र भी यही होता है, अंडे के कवच का सूत्र, अंडे के जो कवच होता है, जो व्हाइट कलर का जो कवच होता है, उसका भी सूत्र होता है CaCO3। और इसके बारे में क्या याद रखिएगा, इसके बारे में याद रखिएगा ये जो होता है क्या बोलते हैं, चूना पत्थर, चूना पत्थर का भी सूत्र यही होता है CaCO3, CaCO3 होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये आप लोग बेकिंग सोडा के बारे में याद रखिएगा। बेकिंग सोडा आप लोग ये NCERT जाकर पढ़ लीजिएगा, लाइन दिया हुआ है बेकिंग सोडा कैसे बनता है। तो जब सोडियम क्लोराइड में जल प्रवाहित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया डालते हैं, तब तो मिलता है बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। अब इस बेकिंग सोडा में हम फिर से टार्टरिक अम्ल मिक्स करते हैं तो बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है, जो हमारे घरों में यूज होता है, ये आपको याद रखना है। और ये क्या है, यहाँ से बेकिंग सोडा के बारे में एक और बात याद रखिएगा, ये बेकिंग सोडा या कैल्शियम कार्बोनेट या सॉरी ये सोडा Na2CO3, CaCO3, NaHCO3, ठीक है। ये तीनों के बारे में आप याद रखिएगा, ये तीनों जो है क्षारक है, दुर्बल क्षारक कहा जाता है, ये तीनों क्षारक है, Na2CO3, CaCO3 और NaHCO3। तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से क्षारक कौन है, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं ये क्षारक है, CaCO3 भी एक क्षारक है और NaHCO3 भी क्या है, क्षारक है। अगला सवाल कर रहा है निम्नलिखित में से विजातीय यौगिक क्या है, तो विजातीय यौगिक कहते हैं जिसका सूत्र अलग हो जाता है, ठीक है, जिसका सूत्र अलग हो जाएगा उसे विजातीय यौगिक कहेंगे। तो याद रखिएगा चूना पत्थर जो होता है इसका सूत्र होता है CaCO3, खड़िया का सूत्र अभी देख कर आए हैं CaCO3, और संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3, और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है POP जिसको बोलते हैं, इसका सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, हाफ H2O। तो इसका सूत्र तो सीधे अलग हो गया, ये तीनों तो सेम हो गया, तो इन ये तीनों सेम हो गया तो इसको कहेंगे सजातीय यौगिक, सजातीय यौगिक। और जिसका सूत्र अलग हो गया, जो सूत्र जिसका सूत्र अलग हो गया उसको कहते हैं विजातीय यौगिक। और सवाल में पूछा है विजातीय यौगिक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम का निर्माण होता है। और कई बार एग्जाम में पूछता है कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। देखिए ये हाफ H2O है, जब इसमें हम क्या करेंगे, यानी 1.5 H2O मिक्स कर देंगे तब आपका बनेगा जिप्सम। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O, ये ध्यान में रखना है आपको।
अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से पीएच कौन निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो क्षारक कौन होगा, तो जिसका देखिए 2, 7, 6, 13, तो 2 वाला तो अम्ल हो जाएगा, ध्यान में रखना है, 2 वाला क्या हो जाएगा अम्ल, 7 वाला क्या होगा उदासीन, और ये क्या हो जाएगा 6 वाला भी क्या होगा, तो ये 7 से कम है तो ये भी क्या होगा अम्ल होगा, 13 वाला जो होगा यही क्षारक का मान देगा, ये क्षारक विलयन का मान यही देगा। अगला सवाल देखिए कह रहा है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, ये तो डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है। तो कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, देखिए जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा, याद रखिएगा, विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं, क्या प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये क्या बनता है, तो देखिए प्रोडक्ट में क्या बनता है, एक बनता है NaOH, एक बनता है क्लोरीन गैस, और एक बनता है हाइड्रोजन गैस, ये दोनों गैस बनता है और ये विलयन तैयार होता है, ठीक है। तो NaCl जब जल में डालेंगे और विद्युत धारा देंगे तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा NaOH। NaOH क्या है, तो ये एक क्षारक है, यह क्षार है। क्लोरीन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्लोर बोल सकते हैं, ठीक है। और जनरली हर लगभग बहुत 90% केसों में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बनता है, तो क्या हाइड्रोजन गैस को नेग्लेक्ट करके चलिए, तो देखिए इसमें क्या बन रहा है, क्लोर क्षार, क्लोर क्षार, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोर क्षार अभिक्रिया। अगला सवाल देखिए, कुछ यहाँ लिख दिए हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन यानी क्लोर, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार होते हैं, इसलिए इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। इसमें याद रखिएगा जो क्लोर क्षार अभिक्रिया होती है इसमें 2 गैस निकलता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोरीन जो गैस होती है ये किस पर मुक्त होती है, तो ये मुक्त होती है एनोड पर, और ये जो हाइड्रोजन गैस जो है ये मुक्त होता है कैथोड पर, ये ध्यान में रखना है, क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है, कैथोड और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। एक बार इस फिगर को देख लीजिए। अब देखिए यहाँ से ये क्लोर, इसमें हम क्या किए हैं, इसमें डाले NaCl, NaCl और इसमें पहले से है जल। अब ये जैसा ही दोनों जाएगा तो ये टूटेगा, NaCl क्या हो जाएगा, तो Na+Cl- में टूटेगा, Na+Cl, और ये किस में टूटेगा, H+OH- में टूटेगा, ठीक है। अब ये जो है Na जो है, Na अब किसके साथ रिएक्शन करेगा, NaOH के साथ मिलकर NaOH बना लेगा जो यहाँ पर बना हुआ है, और ये जो है क्लोरीन किसी क्लोरीन के साथ मिलकर क्लोरीन गैस बनाएगा, और ये जो है आप याद रखिएगा ये हाइड्रोजन किसी हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये आपका NCERT का क्लिप है, जाकर पढ़िएगा, किताब में दिया हुआ है। आप तीनों का यूज याद रखिए कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले देखिए क्लोरीन गैस कहाँ निकल रहा है, तो ये एनोड पर निकल रहा है, और कैथोड पर जो गैस निकल रहा है वह है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर निकल रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो है ध्यान रखना है, एनोड, अब ये क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है जल की स्वच्छता में, क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है स्विमिंग पूल में, एग्जाम ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि स्विमिंग पूल में किसका उपयोग होता है, PVC में भी इसका उपयोग करते हैं, साथ ही में रोगाणुनाशक में भी यूज करते हैं, CFC जिसको CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। कैथोड का हाइड्रोजन गैस का उपयोग जो है रॉकेट ईंधन में किया जाता है,
रॉकेट ईंधन में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, मार्गरीन में इसका उपयोग किया जाता है, खाद के लिए अमोनिया इससे तैयार किया जाता है, हाइड्रोजन से क्या तैयार किया जाता है, अमोनिया तैयार किया जाता है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अब ये NaOH से क्या, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए, कृत्रिम फाइबर में इसका उपयोग होता है NaOH का। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल कौन है, देखिए प्रबल अम्ल लैक्टिक अम्ल, ये तो एक दुर्बल अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल, ये भी एक दुर्बल अम्ल है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये याद रखिएगा H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, ये ध्यान में रखना है आपको। ये एक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल जो है ये भी एक दुर्बल अम्ल है। एक बार प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल देख लीजिए। प्रबल अम्ल में किस किस को याद रखिएगा, प्रबल अम्ल में याद रखिएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं, HNO3 प्रबल अम्ल है, H2SO4 ये सब प्रबल अम्ल है। सब क्या है, प्रबल अम्ल है। इसके अलावा जो आएगा इसके अलावा जो आएगा वह सभी के सभी दुर्बल अम्ल आएगा, चाहे वह लैक्टिक अम्ल हो, चाहे वह एस्कॉर्बिक अम्ल हो, चाहे टार्टरिक अम्ल हो, चाहे वह ऑक्जेलिक अम्ल हो, कोई भी अम्ल हो, वह सभी के सभी दुर्बल अम्ल होता है। यहाँ से एक बात याद रखिएगा, जो लैक्टिक अम्ल होता है ये कहाँ पाया जाता है, तो दही में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल का स्रोत पूछ देगा कि लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, दही में। एस्कॉर्बिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो ये याद रखिएगा आंवला में। कहाँ पाया जाता है, आंवला में, ठीक है। या विटामिन सी में इसका उपयोग होता है, ये पाया जाता है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो चींटी के डंक में चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। या नेटल के डंक में, नेटल के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। या आप याद रखिएगा बिरनी हड्डा कुछ भी काटता है तो उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल का कभी कभी इसका जो है रासायनिक नाम पूछ लेता है, इसका जो है तो इसको मिथेनोइक अम्ल के नाम से जाना जाता है। मिथेनोइक एसिड, याद रखिएगा इसको मिथेनोइक एसिड के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल कह रहा है 14 नंबर सवाल का निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है। क्षारक नहीं है बताना है। नहीं वाला क्वेश्चन है तो इसका मतलब 3 गो होगा, एक ही नहीं होगा। तो देखिए KOH क्या है, तो ये एक क्षारक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षारक है, याद रखिएगा। और ये प्रबल क्षारक है, ये याद रखना, ये प्रबल क्षारक है। प्रबल क्षारक में 2 एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एक आपका KOH और एक आपको याद रखना है NaOH। NaOH ये दोनों प्रबल क्षारक है। ये NaCl क्या है, तो ये एक लवण है। ये जो है हमारे घरों में जो लवण यूज होता है, खाने वाला जो नमक यूज होता है वह लवण है। और ये जो है इसका और बताए हैं कि इसका pH मान 7 होता है, इसका फिक्स pH मान 7 होता है। तो ये उदासीन हो गया। ये AlOH का होल थराइस, ये भी एक क्या है, तो ये भी एक क्षारक है, दुर्बल क्षारक है। और ZNO धातु के ऑक्साइड जितने भी होते हैं, याद रखना है जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं वो सभी क्षारक हैं। तो ये तीनों क्षारक हैं। आपको क्या ध्यान में रखना है, ये भी क्षारक है, ये भी क्षारक है, ये भी क्षारक है, लेकिन ये क्षारक नहीं है। तो यहाँ पूछा है नहीं है तो NaCl हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है। तो प्रबल क्षारक अभी देख कर आए हैं, NaOH क्या है, प्रबल क्षारक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दुर्बल क्षारक है। ये भी तीनों जो है दुर्बल क्षारक है।
लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है किस पदार्थ का बना होता है? तो लिटमस विलयन जो होता है, याद रखिएगा, देखिए सूचक के बारे में आपको ध्यान में होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो एक बार रिवीजन हो रहा है, इसको देखिए। सूचक 3 प्रकार के होता है। एक होता है प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक। एक होता है आपका जो है एक आपका होता है संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचक। और एक आपका होता है गंधीय सूचक, गंधीय सूचक। सूचक 3 प्रकार के होता है, ध्यान में रखना है। जो प्राकृतिक सूचक होता है इसमें आता है लिटमस, इसमें आता है लिटमस, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी और हाइड्रेंजिया के फूल। याद रखना, हाइड्रेंजिया के फूल। जो संश्लेषित सूचक होता है उसमें आपको याद रखना है फिनोल्फ्थेलिन, फिनोल्फ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज। एक का नाम याद रखिएगा, मेथिल ऑरेंज, ठीक है। और आपका जो है, और जो गंधीय सूचक होता है, गंधीय सूचक, उसमें आता है आपका प्याज का रस, प्याज का रस, वनीला, लौंग का तेल, लौंग का तेल, ये याद रखिएगा गंधीय सूचक होता है। अब जो प्राकृतिक सूचक जो होता है लिटमस, याद रखिएगा यहाँ पर ये प्राकृतिक सूचक है, एक पौधा से निकाला जाता है। लिटमस जो है एक पौधा से निकाला जाता है और इस पौधा का नाम है लीचेन, लीचेन, या किसी किसी किताब में आपको लाइकेन देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। लीचेन या लाइकेन के पौधा से निकाला जाता है। लीचेन या लाइकेन से जब इस पौधा से ये जो है लिटमस निकाला जाता है तो इस वक्त उसका रंग होता है बैगनी। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब इसको निकाला जाता है तो उसका रंग कैसा होता है, बैगनी। और इस बैगनी से 2 कलर तैयार किया जाता है, एक आपका नीला तैयार किया जाता है और एक आपका लाल तैयार किया जाता है, ठीक है। नीला लिटमस पेपर लाल अम्ल नीले को लाल करेगा, लाल नीले को नीला कर देगा। तो लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है किस पदार्थ से निकाला जाता है, ध्यान में रखना है, लीचेन के पौधा से निकाला जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी है, लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है जो थाइलोफाइटा समूह, यह भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, लीचेन किस पौधा का समूह है, तो थैलोफाइटा समूह के पौधे से लीचेन, यहाँ देखिए लीचेन के पौधा से निकाला जाता है। इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है तब इसका रंग बैगनी होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ है, लाल पत्ता गोभी भी एक प्राकृतिक सूचक है, हल्दी भी है, हाइड्रेंजिया है, पेटूनिया है, जेरानियम जैसे फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक भी कहते हैं। अगला याद रखें, कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं होता है, तो अभी देखिए मेथिल ऑरेंज इस्तेमाल होता है, मेथिल ऑरेंज को सूचक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, फिनोल्फ्थेलिन को सूचक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, हल्दी को उपयोग किया जाता है, मूली को उपयोग नहीं किया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, यही है जिसको सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक है, तभी देखे हैं गंधीय सूचक नहीं है, सॉरी यहाँ नहीं पूछा है, गंधीय सूचक नहीं है। तो वेनिला है, प्याज का रस है, लौंग का तेल है, शकरकंद नहीं है, शकरकंद गंधीय सूचक नहीं है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है, तो द्विक्षारकीय अम्ल कहा जाता है जो जलीय विलयन में डबल H+ आयन देते हैं, उन्हें जो है द्विक्षारकीय अम्ल कहा जाता है। तो इसको जब जलीय विलयन में डालेंगे तो ये HCl H+Cl-, इसको जब डालेंगे H+, PO4
3 माइनस, ठीक है। PO4 3 माइनस देगा, PO4 बनेगा, अलग बने। इसको जब डालेंगे, इसको Cl माइनस, इसको जब डालेंगे तो H प्लस NO3 माइनस, लेकिन इसको जब डालेंगे तो H प्लस SO4 2 माइनस। तो ये द्विक्षारकीय इसको अम्ल बोला जाएगा। इसमें आपको याद रखिएगा, ये जो है जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये द्विक्षारकीय अम्ल होता है। ये ध्यान में रखना है आपको, ये सल्फ्यूरिक अम्ल एक द्विक्षारकीय अम्ल है। 19 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? तो ये याद रखिएगा H2SO4 जो है ये द्विक्षारकीय अम्ल है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, पोटास या एलम होते हैं। तो पोटास या एलम, पोटास एलम होते हैं। पोटास को एलम यानी फिटकरी का सूत्र होता है। एलम को फिटकरी बोला जाता है। साधारण लवण होते हैं कि एक मिश्रित लवण होते हैं कि एक अम्लीय लवण होते हैं कि द्विक लवण होते हैं। तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले एलम का सूत्र या फिटकरी का सूत्र क्या होता है? तो K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल 3 डॉट 24H2O ये होता है आपका, याद रखना है, फिटकरी का सूत्र। इसको हम लोग फिटकरी का सूत्र बोलते हैं, ठीक है। और ये आप ध्यान में रखिएगा, ये आपको क्या याद रखना है, इसमें डबल लवण होता है, एक तो पोटेशियम सल्फेट और एक एल्युमिनियम सल्फेट होता है, ठीक है। तो ये द्विक लवण होता है, इसको हम लोग द्विक लवण कहते हैं। द्विक लवण कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये, और इसका सूत्र भी आपको ध्यान में रखना है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, ये ज्यादा आयनित होते हैं, ये कम आयनित होते हैं, या कि COOH समूह रहते हैं। नहीं, एसिटिक अम्ल जो होते हैं, याद रखिएगा, ये कम आयनित होते हैं, इसमें H प्लस आयन की मात्रा कम होती है, इसीलिए ये जो है दुर्बल अम्ल है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से प्रबल लवण कौन है? प्रबल लवण कौन है? NaCl, CaCl2, BS बेरियम सल्फेट, लिथियम क्लोराइड। उदासीन लवण होना चाहिए, प्रबल लवण नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा NaCl, उदासीन लवण। उदासीन लवण कौन है? NaCl होगा, ठीक है। अगला सवाल, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्राय होता है। तो जो दांतों को साफ करने के लिए जो दंतमंजन होता है, हमेशा याद रखिएगा एक क्षारक होता है। हमारे मुंह का pH मान 5.5 के बीच होता है, 5.5। मुंह का pH मान याद रखिएगा 5.5। ये क्या होता है? तो ये एक अम्लीय होता है, जिसके कारण हम क्या होता है, हमारा मुंह जो है अम्लीय रहता है। तो जब इसको, और आपको पता है क्षारक क्या होता है, अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है। तो इसीलिए जो दंतमंजन होता है वह क्षारीय होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का pH मान याद रखना है 6 होता है, सॉरी 7 होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH होता है, बताइए। जब CO2 गैस को पानी में घोलते हैं तो क्या हो जाएगा? जब CO2 गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब H2O घोला जाएगा, ठीक है, पानी में प्रवाहित करा जाएगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी चूने का पानी को दूधिया कर देता है। तो उसका सूत्र होता है 7 से अधिक हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही।